Welcome back, students, and good morning. Next topic is rule of directory. Okay, this topic related to French Revolution. In previous video, we explained about National Convention and Reign of Terror and National Assembly. Okay, and in this video, we will explain about the rule of directory. Rule of directory related 1795 to 1799. Okay, 1795 टू 1799 यानी कि 1795 से लेकर 1799 तक रूल ऑफ डायरेक्टरी का शासन रहा. तो लेट अस गो फ्रॉम 1795 टू 1799 द डायरेक्टरी रूल्ड इन फ्रांस. ओके, पहले तो फ्रेंच रिवोल्यूशन आफ्टर नेशनल असेंबली ने रूल रेगुलेशन बनाए और स्पेशली फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने का काम किया. फिर 92 से लेके और 95 तक नेशनल कन्वेंशन, और नेशनल कन्वेंशन का ही एक ग्रुप था जो रीन ऑफ टेरर, जो रॉबेस्पियर का ग्रुप था, जो जैकोबिन क्लब से रिलेटेड थे. तो इनका शासन रहा. उसके बाद डायरेक्टरी का शासन रहा. और जो डायरेक्टरी का शासन रहा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सबसे बैड रूल रहा इसका. यानी कि फ्रांस की कंडीशन इस समय, इकोनॉमिक कंडीशन, जो आर्मी की कंडीशन थी, यानी कि यूरोप के अदर कंट्री से काफ़ी बैड थे संबंध. और साथ ही साथ जो भी युद्ध लड़ रही थी फ्रेंच जो डायरेक्टरी, उसमें सब में डिफीट हो जा रही थी. यानी कि हर मोर्चे पे, हर एवरी कंडीशंस में डायरेक्टरी क्या रही, फेल्योर रही. ओके, which was meant to the safeguard against the concentration of power in one hand at the Jacobins. ठीक है, कह रहा है कि जो जैकोबिन्स के वन हैंड पावर में, यानी जो रीन ऑफ टेरर का शासन रहा, उसको इसके एबॉलिश के बाद, उसको समाप्त करने के बाद डायरेक्टरी ने फ्रांस के रूल रेगुलेशन को, फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में लिया. एंड दे हैड क्लैट्स विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उन्होंने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई विच वांटेड टू डिसमिस दे, और उन्हें डिसमिस कर दिया गया व्हेन नेपोलियन कम ही. यानी कि क्या हुआ, डायरेक्टरी के शासन तो उन्हें डिसमिस करने के बाद डायरेक्टरी ने अपने शासन किया. लेकिन कह रहा कि व्हेन नेपोलियन कम ही फाउंड द मेंबर ऑफ द directly involved in mutual quarrel and neglecting the major issue of the day, and the financial position of the country was fast deteriorating and consequently it was overthrown. फ्रांस की जो डायरेक्टरी थी, डायरेक्टरी का शासन था, वह एक तो रहा कि इकोनॉमिक या एक मिडिल क्लास की, इसमें स्पेशली रूप से जो क्रांति का स्टेप बाय स्टेप रिवोल्यूशन हुई, और रिवोल्यूशन वन हैंड से अनदर हैंड में कन्वर्ट होती जा रही थी. जैसा कि आप लोगों ने नेशनल असेंबली, नेशनल कन्वेंशन और रीन ऑफ टेरर के शासन के दौरान, एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान देखने का. उसी तरह डायरेक्टरी भी क्या था, ये डायरेक्टरी में जो मेंबर्स थे यह फ्रांस के मिडिल क्लास से रिलेटेड थे, जिनके पास असिस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा जिन्होंने रिवोल्यूशन के टाइम असिस्ट, यानी कि ये ऐसा मिडिल वर्ग था जिसने जो मोनार्की सिस्टम के रूल रेगुलेशन थे, जहाँ पे फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया गया, चर्च के पावर को कंट्रोल करने का काम किया गया, तो उससे जो भी असिस्ट आए ये सब मिडिल क्लास के पास हैंड ओवर कर दिया. तो ये काफ़ी पैसे वाले लोग थे, मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग था, काफ़ी एजुकेटेड क्लास भी थे. लेकिन क्या किया इन्होंने, स्पेशली रूप से जो लोअर क्लास था, स्पेशली पीजेंट्स एंड पुअर पीपल, जो लेबरर थे, इनको इन्होंने क्या किया, अपने से सेपरेट करने का काम किया. और इनके फेवर में डायरेक्टरी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे पीजेंट्स और लेबरर वर्स का डेवलपमेंट हो सके. तो जो पीजेंट्स और लेबरर, यानी कि जो पुअरर क्लास थे, पुअरर क्लास क्या थे, फ्रांस की इस डायरेक्टरी के रूल के अगेंस्ट थे, और कंडीशन काफ़ी बैड हो गई थी.
टोटल जो यूरोपियन कंट्री थे, यूरोपियन कंट्री अपना एक ग्रुप बना रहे थे कि फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुई थी, रिवॉल्यूशन की जो अचीवमेंट है, वहाँ पे फिर से मोनार्की सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जाए। और खास ही खास ये हर स्पेशली डायरेक्टरी के शासनकाल में ऑस्ट्रिया से वार हुआ, डिफरेंट यूरोपियन कंट्री से वार हुआ, जिसमें फ्रांस डिफीट हुआ, फ्रांस की पराजय हुई लार्ज स्केल पे। और फ्रेंच पीपल को, चूंकि मोस्टली पिजेंस एंड जो लिबरल ग्रुप थे, या 80 से 90% पॉपुलेशन को अपग्रेड करते थे, यानी कि जो फ्रांस की मोस्टली पॉपुलेशन थी 80 से लेके 90%, वह क्या थी, पुअर क्लास थी। ओके, तो ये ऐसे किसी लीडर्स के सर्च में थे जो आए और क्या करे, इन्हें डायरेक्टरी के शासन से मुक्त करे, और इन्हें वो शासक मिला, रूलर्स मिला, जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। और नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, फ्रांस की जनता की भावनाओं को, स्पेशली इसने पुअर क्लास के लिए, पीजेंट्स और लिबरल क्लास के लिए वर्क किया, यानी कि जिनके राइट्स को सप्रेस किया जा रहा था। और धीरे धीरे क्या हुआ, नेपोलियन फर्स्ट काउंसिल से 1804 में फ्रांस का सम्राट बन रहा था, किंग बन बैठा, और उसे वहां की पब्लिक ने क्या किया, काफी उसे एक्सेप्ट करने का काम किया, क्योंकि 1789 से लेके और 1799 तक फ्रांस की जो जनता थी, जितना उथल पुथल रहा स्टेप बाय स्टेप, इससे इतना ऊब चुकी थी। और इस कंडीशंस को देख से इन 10 या 12 ईयर्स में मेन जो वर्क होना चाहिए पुअर पीपल्स के लिए, कुछ भी वर्क नहीं, कोई भी काम नहीं हुआ था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि फ्रांस की जो पब्लिक थी उसने क्या किया, फिर से जो 1789 के पहले बर्बन डायनेस्टी यानी जो मोनार्की सिस्टम था, बाद में चल के वही स्टेब्लिश किया, यानी कि अपने को प्रथम फर्स्ट काउंसिल से क्या किया, नेपोलियन ने फ्रांस का सम्राट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन उसने क्या किया, जो रिवॉल्यूशन की अचीवमेंट थी, उपलब्धियां थी, उसको उसने क्या किया, प्रिजर्व करने का काम किया नेपोलियन कोड के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन में इकोनॉमिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम किया। तो डिफरेंट नेपोलियन के द्वारा क्रांति की जो उपलब्धियां थी, रिवॉल्यूशन की जो अचीवमेंट थी, उसको भी क्या किया, नेपोलियन ने बचा के रखा। और उसके द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशन, जितनी भी सिस्टम है, थोड़े बहुत रिफॉर्म के साथ फ्रांस में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड यानी कि प्रेजेंट टाइम में भी वह फ्रांस में अप्लाई होते हैं। ओके, तो लेटेस्ट को देखते हैं। नेपोलियन पहले हम लोग नेपोलियन के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन बोनापार्ट, या इसका जो बर्थ हुआ था, यह कोर्सिका द्वीप, एक कोर्सिका आइसलैंड था, वहीं पे इसका जन्म हुआ था। और यह 1796 के आसपास, यानी कि जब रिवॉल्यूशन स्टार्ट थी उसी समय, या 1792 के आसपास जो जैकोबिन क्लब था उसका मेंबर बना, जैकोबिन क्लब का एक सदस्य बना, कोर्सिका से पेरिस आया। और पेरिस आने के बाद जब जैकोबिन क्लब का मेंबर बना, तो धीरे धीरे यह आर्मी में इंक्लूड हो गया एक सोल्जर्स के रूप में, और कुछ मोर्चों पे इसे युद्ध करने के लिए भेजा गया, क्योंकि चूंकि टोटल यूरोपियन जो कंट्री थे वह मोनार्की सिस्टम वहाँ पे था। और 1789 में फ्रांस में ही रिवॉल्यूशन हुई थी। तो फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुई थी, तो फ्रांस में रिवॉल्यूशन के साथ जो कंडीशंस ऐसी थी कि कैसे इसको एस्टेब्लिश करने का काम किया जाए। तो रिवॉल्यूशन आफ्टर, उस समय बहुत से युद्ध हुए थे, उसको तोड़ने का काम किया जा रहा था रिवॉल्यूशन को, यूरोपियन जो मोनार्की कंट्रीज थे उनके द्वारा। और इसको लेके जो डायरेक्टरी का रूल रहा, फिर उसके बाद आपका जो रीन ऑफ टेरर रहा, इन लोगों ने क्या किया, क्रांति को सेफ रखने के, प्रिजर्व रखने के लिए यूरोपियन कंट्री के अगेंस्ट इन लोगों ने सैनिक अभियान भी किए। फ्रांस ने इनसे युद्ध भी लड़ा, जिसमें एक मोर्चे पे इटली में भेजा गया नेपोलियन को। और नेपोलियन ने क्या किया, वहाँ पे
ऑस्ट्रिया से युद्ध हो रहा था, तो ऑस्ट्रिया को कंप्लीटली डिफीट करने का काम किया और उसने ऐसे ऐसे चमत्कार किए जिससे फ्रांस के लोग और फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी, डायरेक्टरी शासन, वह काफ़ी खुश हो गए। और बाद में चल के उसे जो आर्मी थी उसका कमांडर इन चीफ बना दिया गया। और कमांडर इन चीफ बनते ही, वापस आते ही, नेपोलियन ने जो सर्कमस्टांसेस थी, परिस्थिति थी, उसको समझने का काम किया। और समझने के बाद उसने क्या किया, धीरे धीरे उसने फ्रांस की जो सिस्टम थी, स्पेशली डायरेक्टरी का जो रूल था, इसको साइड कर दिया। और साइड करने के बाद क्या किया, इसने अपने को फर्स्ट काउंसिल के रूप में, जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली थी, सॉरी, जो लेजिस्लेचर था फ्रांस का, व्यवस्थापिका थी, उसके द्वारा अपने को क्या किया, फर्स्ट काउंसिल डिक्लेयर करवा लिया। किसमें, 1799 में फर्स्ट काउंसिल। और साथ ही साथ उसने कंसुलेट भी बनवाया, एक कंसुलेट बनवाया जिसमें उसके अलावा 2 मेंबर्स और थे। लेकिन फर्स्ट काउंसिल नेपोलियन था। और उसके बाद यानी कि 3 काउंसिल्स की या क्या थी, कंसुलेट हुआ करती थी, जो टोटल फ्रांस के रूल रेगुलेशन को देखने का काम करती। उसके बाद नेपोलियन ने क्या किया, एवरी सेक्टर्स में, चाहे वह इकोनॉमिक सेक्टर्स हो, पॉलिटिकल सेक्टर्स हो, सोशल सेक्टर्स हो, इसमें या डिफेंस सेक्टर हो, इसमें ब्रॉड लेवल पे इसने क्या किया, रिफॉर्मेशन करवाने का काम किया, सुधार करवाने का काम किया। इसने रिवॉल्यूशन की जो अचीवमेंट थी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, इनको भी प्रिजर्व किया। साथ ही साथ जो भी अचीवमेंट थी क्रांति की, उसको भी क्या किया, इसने प्रिजर्व करने का काम किया। तो नेपोलियन देखिए, thus in 1799 Napoleon established himself as the first consul in December 804, दिसंबर 800, पहले इसको देख लीजिए उसके बाद एक्सप्लेन करें। इन दिसंबर 804 he decided himself emperor, 4 यानी कि 5 years later इसने क्या किया, अपने को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर दिया, राजा, किंग डिक्लेयर कर दिया। और स्पेशली यहाँ की लेजिस्लेचर ने डिक्लेयर करने का काम किया। और चूंकि धीरे धीरे नेपोलियन क्या करना, वही उसी सिस्टम को 1789 के पहले को स्टेब्लिश कर रहा था, लेकिन वह क्या था, कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट भी कर रहा था। चूंकि ये काफी ट्रांजिशन का एज रहा था 1789 से 1799 के बीच, तो वहाँ की पब्लिक ये चाहती थी कि हमें ये जो संक्रमण का दौर है, ट्रांजिशन का एज है, इसमें एक ऐसा रूलर्स आए जो इस टोटल सिस्टम को परमानेंट करे, अस्थायी करे, और यहाँ पे पीस को सेटलमेंट करे, शांति स्थापित करे। The position that he occupied till 1814 when he was defeated in the Battle of Nations, 1814 में उसने बैटल ऑफ नेशन में डिफीट हुआ। ही केम बैक, और उसके बाद वो कहाँ चला गया, फिर एक एल्बा आइसलैंड था, वहां पे चला गया। ही केम बैक फ्रॉम द एल्बा बट आफ्टर 100 डे, लेकिन 100 डे के बाद, यानी कि 3 महीनों के बाद, ही वाज डिफीटेड अगेन इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। 1815 बैटल ऑफ वाटरलू में टोटल यूरोपियन जो कंट्री थे, उन्होंने एक ज्वाइंट आर्मी बनाई ऑस्ट्रिया के लीडरशिप में। उस समय ऑस्ट्रिया का जो ड्यूक था, जो प्राइम मिनिस्टर था, मेटरनिक, वह काफी पावरफुल था, और उसके लीडरशिप में, और स्पेशली ब्रिटेन के अपने यहाँ जो 1799 के आसपास लॉर्ड वेलेस्ली का, जिसने सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी लाई थी, उसी का भाई था आर्थर वेलेस्ली, उसी को कमांडर इन चीफ बनाया गया था इन ज्वाइंट आर्मी का। और उसी ने नेपोलियन बोनापार्ट को वार ऑफ वाटरलू में, वाटरलू के युद्ध में डिफीट करने का काम किया। एंड ही वाज डिस्पैच्ड टू सेंट हेलेना, और बाद में जब वाटरलू के युद्ध में डिफीट हुआ तो फिर सेंट हेलेना आइसलैंड भाग गया, एंड वेयर ही डाइड आफ्टर 6 ईयर, और वहीं पे रहा। और 6 ईयर्स लेटर, 6 साल बाद इसकी मृत्यु हो गई, यानी कि 1821 के आसपास। तो नेपोलियन जो था, इसने अपने को, इसके कुछ हम लोग इम्प्रूवमेंट देते हैं। इम्प्रूवमेंट में ये था कि फर्स्ट क्या किया इसने, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इसने क्या किया कि जो टैक्सेशन सिस्टम था, इसको बेटर वे में किया, टैक्सेशन सिस्टम को बेटर वे में
करने के साथ ही साथ जो फ्रांस की सोचने यानी कि सबसे बैड इकोनॉमिक कंडीशन जिस समय हो गई थी, इसने जो कॉन्ट्रैक्टर जो अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेते थे उसको इसने कंट्रोल करने का काम किया और उसको सबसे ज़्यादा उस पर उसने टैक्स लगाया। जो स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे फ्रांस पे, उस पर पर्सनल लोगों का, इंडिविजुअल यानी कि जो बड़े बड़े मिडिल क्लास के कैपिटलिस्ट थे उनका कब्जा था, उसको गवर्नमेंट के कंट्रोल में लिया। उसको कंट्रोल में लेने के बाद उसने क्या किया, जो उस समय सट्टेबाजी होती थी उसको भी रोकने का काम किया। तो डिफरेंट टाइप के नेपोलियन ने क्या किए, इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन किए। उसने एक बैंक को स्टेब्लिश किया जिसे बैंक ऑफ फ्रांस कहा जाता है। और बैंक ऑफ फ्रांस क्या है, वह जिस सिस्टम को स्टेब्लिश किया था वह आज भी फ्रांस में उसी वे में चलता है। तो नेपोलियन ने क्या किया, रिवोल्यूशन की जो अचीवमेंट थी उसको अपने रिफॉर्मेशन में जो भी उसने सुधार किए, चाहे वह इकोनॉमिक सोशल कुछ में, सब में क्या किया, उसको फिक्स करने का काम किया। क्रांति की उपलब्धियों को उसने जायज नहीं जाने दिया, उसको क्या किया, उसको प्रिजर्व करके रखा फ्रांस की जनता के बेटर लाइफ के लिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म। फिर उसने क्या किया, चूंकि युद्ध के बाद और वहाँ की जो सबसे पीजेंट्स और लेबरल क्लास थे, जो फ्रांस की पॉपुलेशन का 80 से 90% थे, वो अनएम्प्लॉयमेंट थे। तो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए नेपोलियन ने क्या किया, जो कैनल्स होती हैं, कैनल्स की डिगिंग कराई जिससे उन्हें रोजगार मिला। फिर डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्शन करवाया, रोड का कंस्ट्रक्शन करवाया जिससे उन्हें क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट मिला। तो धीरे धीरे उसने जो पीपल्स थे, जो उसके सपोर्टर्स थे, यानी सपोर्टर में जो मेन आम पब्लिक थी, जनरल पब्लिक थी, उसके फेवर में काम किया। और मिडिल क्लास को धीरे धीरे उसने क्या किया, साइड करने का काम किया। फिर नेक्स्ट रहा, नेपोलियन ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में प्रशासनिक सुधार कर सकते हैं। इसके लिए नेपोलियन ने क्या किया कि जो बर्बन डायनेस्टी थी, यानी कि जो लुइस 14, लुइस 15, लुइस 16 के टाइम में जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था उसको फिर से, क्योंकि रिवोल्यूशन के ड्यूरिंग क्या किया गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे, स्टेट लेवल पे। लेकिन फिर नेपोलियन ने क्या किया, इसको सेंट्रलाइज करने का काम किया, क्योंकि ये काफी उथल पुथल हो रहा था। जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी चुने, जो इलेक्ट होते थे, जो वहाँ के मेन जिन्हें कहा जाता है कि प्रीफेक्ट्स एंड सब प्रीफेक्ट्स कहा जाता था, तो इनका जो इलेक्शन होता था बाय पीपल्स, तो बताया गया, मैंने पहले भी पढ़ा था कि उसमें जो एक कुछ लिमिटेड टैक्स प्रोवाइड करते थे उन्हीं को वोटिंग हुआ था। तो क्या किया, इसको टोटल नेपोलियन ने एबॉलिश कर दिया और उसने एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रलाइजेशन किया। जिस लेवल पे जिसकी भी अपॉइंटमेंट होगी वह नेपोलियन खुद करता था। तो नेपोलियन ने क्या किया, फिर से वही पुरानी जो सिस्टम थी कुछ मैटर्स में लाने का काम है, क्योंकि यह उस समय जरूरी था, मस्ट था। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में उसने बदलाव किया। और जो नेक्स्ट रहा, उसने इसके साथ ही साथ जो निःशुल्क यानी कि फ्री जो स्कॉलरशिप होती है उसको अप्लाई करने का काम किया। डिफरेंट टाइप के इसने स्कूल ओपन किए, एजुकेशन के फेवर में रिफॉर्म किया। साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के स्कूल, फिर उसके बाद जो रिसर्च सेंटर होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, यूनिवर्सिटी को ओपन करने का काम किया। और उसको क्या किया, यानी कि एजुकेशन सिस्टम को भी नेपोलियन ने क्या किया, इम्प्रूव करने का काम किया। फिर नेपोलियन की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है, नेपोलियन कोड जिसे कहा जाता है, नेपोलियन कोड, इसे 1804 में नेपोलियन ने यानी 1804 में लाने का काम किया। और जितने भी रूल रेगुलेशन थे, जो रिवोल्यूशन की अचीवमेंट थी, उसको कोडिंग कराने का काम किया। क्योंकि उस समय रूल रेगुलेशन बन जाते थे, वैसे नॉर्मल चलते थे, उनकी कोडिंग नहीं होती थी। तो इधर के तो सारे सिस्टम उसमें क्या हुए थे, एक जाल टाइप का बन गया था।
तो नेपोलियन ने क्या किया, एक कुछ उसने एक कमेटी ऑर्गेनाइज की। कमेटी ऑर्गेनाइज करने के बाद उसने जितने भी रूल रेगुलेशन थे क्रांति के दौरान, जो भी बेटर थे, जो भी उसने अपने उसकी जो आइडियोलॉजी थी उसके मिक्स करके उसने क्या किया, एक कोड बनाया नेपोलियन, जिसमें सीआरपीसी को भी लिखने का काम किया गया था, जो जिसे पिनल कोड होता है, ओके, फ्रांस पिनल कोड, फ्रेंच पिनल कोड, जिसमें रूल रेगुलेशन लिखे जाते हैं। अगर आप क्राइम करते हैं, आप ये करते हैं, अगर सिविल से रिलेटेड मामले हैं, क्रिमिनल से रिलेटेड मामले हैं, तो सब क्या किया, सबको नेपोलियन ने कोडिंग कराने का काम किया। यह नेपोलियन का क्या था, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ उसने इस कंडीशन में हर एक पहलू फ्रांस को ले, चाहे वह मैरिज से रिलेटेड हो, क्राइम से रिलेटेड हो, हर एक पहलू को इसमें कोडिंग कराने का काम किया। और यह नेपोलियन को फ्रांस की, और फ्रांस नहीं, यूरोप नहीं, वर्ल्ड को सबसे बड़ी देन है, कंट्रीब्यूशन है। जो नेपोलियन कोड को फ्रांस ने तो एक्सेप्ट किया, फ्रांस में हुआ चलता है, बट यूरोप के अदर कंट्री ने भी क्या किया, नेपोलियन कोड को एक्सेप्ट करने का काम किया। अब नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट में तो ये रहा, नेक्स्ट में रहा कि उसने चर्च से रिलेटेड भी कुछ इम्प्रूवमेंट किए, जो चर्च की जो पावर थी उसको अपने कंट्रोल में करने का काम किया। यानी कि जो काउंसिल था, जो अपने को उसने किंग डिक्लेयर किया, एम्परर डिक्लेयर किया, तो उसने क्या किया, एक चर्च को अपने कंट्रोल में लाने का काम किया। कहा कि जो मेन चर्च है वह क्या है, इन रूल रेगुलेशन के अंडर में रहना चाहिए। और उसने क्या किया, इसका एक एग्जाम्पल ये है कि जब 1804 में अपने को एम्परर डिक्लेयर किया, तो कहा जाता है कि उसमें एक बहुत बड़ी धर्म सभा हुई थी, रीजनल एक जो असेंबली थी उसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, और उसमें पोप को इनवाइट किया गया। कहा जाता है कि वो टोटल फ्रांस की जनता इकट्ठी थी, और जब नेपोलियन बोनापार्ट को मुकुट उठाया, उसका क्राउन उठा के उसके सर पे रखने, अभी उठाने ही गया, नेपोलियन ने अपनी तलवार निकाली और उस तलवार की नोक से क्राउन, जो मुकुट था, उसको उठाया और अपने सर पे रख लिया, और कहा कि यह जो ताज है, यानी कि जो मैं राजा बन रहा हूँ, यह पोप की देन नहीं है, यह मैं अपने तलवार के दम पे इसको प्राप्त किया। कहा जाता है कि फ्रांस की जनता उस समय बहुत क्योंकि जो रिलीजन होता है, रिलीजन क्या होता है, रिलीजन इज एक अफीम होता है, ओके, अफीम एक पादक वो है जिसे ओपियम कहा जाता है इंग्लिश में। तो अफीम इज ओपियम, धर्म क्या, सॉरी, रिलीजन इज ओपियम, धर्म एक अफीम का काम करता है। फ्रांस की जनता को उस समय बहुत बुरा लगा, और ये भी कहा जाता है कि जब वाटरलू के वार में डिफीट होने के बाद नेपोलियन फ्रांस वापस लौटा, तो फ्रांस की जनता ने उसे सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उसके धर्मगुरु का, पब्लिक के धर्मगुरु का अपमान हुआ था। और नेपोलियन के जो डिक्लाइन का सीड्स था, जो पतन का बीज था, वह यानी कि जिस चीज का जो उत्थान होता है वहीं पे उसके पतन का, उसके डिक्लाइन का बीज भी बो दिया जाता है। जैसे आपने जन्म लिया तो आपको एक ना एक दिन मरना है। तो खैर ये रहा रूल ऑफ डायरेक्टरी एंड नेपोलियन बोनापार्ट, ओके। अगर हम देखें एक पॉइंट और हल्का सा बनता है इसमें, ओमैन्स कंट्रीब्यूशन इन फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन में ओमैन का कंट्रीब्यूशन था, तो ओमैन्स का भी कंट्रीब्यूशन था। स्पेशली ओमैन्स ने भी क्या किया, रिवोल्यूशन को लीडरशिप प्रोवाइड करने का काम किया। कुछ प्लेसेस में कुछ ऐसी ओमैन रही जिन्होंने क्या किया, रिवोल्यूशन को लीडरशिप प्रोवाइड करने का काम किया, और साथ ही साथ अपनी डिमांड, अपनी जो राइट्स होते हैं उसकी डिमांड के लिए ये भी क्या रही, तत्पर रहे। लेकिन फ्रांस की कंडीशन ऐसी रही कि वहाँ पे वुमेन्स को 1946 में, यानी कि फ्रेंच रिवोल्यूशन की, जिसने टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड को डेमोक्रेसी दिया एंड लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की कॉन्सेप्ट दिया, वहाँ पे वुमेन्स को राइट 1940 यानी कि 20th सेंचुरी के हाफ डिकेड्स में प्रोवाइड करने का काम किया गया। सबसे
या क्या था, एक दुर्भाग्य था फ्रांस के लिए। तो खैर ये रहा आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन फर्स्ट चैप्टर। अब ये चैप्टर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री के और इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स और जियोग्राफी भी वन वन चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब कुछ आगे रहेगा तो उसको मैं चैप्टर एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, तो थैंक यू।